हेलो स्टूडेंट आज से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉसेस थ्योरम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गॉसेस थ्योरम को समझने के लिए स्टूडेंट दो बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। पहला है एरिया वेक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज की क्लास में हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि स्टूडेंट याद कीजिए क्लास 6-7 में ही मेंसुरेशन में मैथ्स का एक पोर्शन होता था। हिंदी मीडियम से जो पढ़ कर आए हैं तो वो क्षेत्रमिति उसे कहा जाता था। वहाँ पर क्या होता था कि आप डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन का एरिया कैलकुलेट करते थे। जैसे आपको ट्राइंगल, रोम्बस, रेक्टेंगल, डिफरेंट टाइप का ट्रेपेजियम वगैरह दिया होता था और उसका एरिया हम लोग निकालते थे। उसके लिए नॉर्मली हम लोग उसका फॉर्मूला याद रखते थे। जैसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लाइक दिस। स्क्वायर का एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग उसका फॉर्मूला याद रखते थे और बहुत ही इजी गोइंग में एरिया निकालते थे। इंपॉर्टेंट ये है कि अब तक हम लोग यही जान रहे हैं कि एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है। इवन क्लास 11th में भी जब आपने यूनिट डायमेंशन में या फिर वेक्टर में ही स्टार्टिंग में पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर वगैरह, तो वहाँ पर भी याद कीजिए आपको एरिया बताया जाता था कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एरिया वेक्टर भी हो सकता है। तो एरिया कब वेक्टर हो सकता है और क्यों इसे हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तो इन्हीं सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ा रहता है कि भाई चलो किसी के तो काम आ रहा है ये सारा वीडियोज़। तो स्टूडेंट हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि कैसे एरिया एक वेक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है, इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। स्टूडेंट याद कीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि क्लास 6-7 में आप लोगों ने पढ़ा कि भाई एक ट्राइंगल आपको ये दिया हुआ है। इस ट्राइंगल का मान लेते हैं कि आपका ये दिस बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, इसका जो हाइट है ये दिस इज 2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आप निकालते थे हाफ इंटू बेस 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट 2 सेंटीमीटर, मतलब फाइनली इट्स एरिया बिकम्स 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज कीजिए कि अगर इस ट्राइंगल को हम इस तरह से इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दें, इस तरह से उलट दें, सेम ट्राइंगल को इस तरह से उलट दें और तब हम आपसे पूछे कि इसका एरिया कितना होगा, तो अभी भी आप कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि सर इसका एरिया अभी भी 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा। या फिर इसको ओरिएंटेशन को आप इस तरह से कर दीजिए, इसी ट्राइंगल को इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए। किसी भी केस में आप बोलेंगे कि सर इसका एरिया तो हमेशा वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी रख दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि भाई जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसे हम कैसे वेक्टर कह सकते हैं। स्टूडेंट इस चीज़ को समझने के लिए अगेन थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि वेक्टर जब हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि किसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो एक बहुत फेमस एग्जांपल चलिए हम लोग ले लेते हैं वेक्टर का फोर्स एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का। हम लोग को पता है कि फोर्स जो होता है वेक्टर होता है। सपोज कीजिए, चलिए इस चीज़ को समझने के लिए सपोज कीजिए फोर्स, ये आपके पास एक पेन है स्टूडेंट, क्लियर है। अभी हम इस पर क्या करते हैं कि मान लें 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, एग्जैक्टली इसके लेंथ के अलॉन्ग लगाते हैं, 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो जब 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इसके चलते क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से। F = ma कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, 2 न्यूटन का आपने जो 2 न्यूटन फोर्स लगाया डिवाइडेड बाई इट्स मास, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसके चलते इसका स्पीड, इसका वेलोसिटी चेंज करेगा और ये फाइनली लीनियरली अपने लेंथ के अलॉन्ग इस तरह से मूव करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि इसके लेंथ के अलॉन्ग इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। मतलब अभी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। 2 न्यूटन का फोर्स हम इस पर लगाएं तो इस तरह से। अभी दूसरा केस, अब 2 न्यूटन का फोर्स हम इस तरह से इस पर लगाते हैं, इस तरह से, अब इधर से लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी भी हम 2 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब इस 2 न्यूटन के फोर्स के कारण क्या हो रहा है, अब ये इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू करेगा, क्लियर है। अब सपोज कीजिए एक तीसरा केस कि हम 2 न्यूटन के फोर्स को इस पर इस डायरेक्शन में, इसके इस टिप की ओर फोर्स लगाते हैं, इस तरह से बेंड सर्टेन एंगल पे, तो क्या होगा, इसमें कुछ रोटेटरी मोशन इस तरह का मोशन इसमें डेवलप हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा हम 2 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जब हम फोर्स का डायरेक्शन, ओरिएंटेशन जब हम चेंज कर रहे हैं तो उसके चलते जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके चलते जो इफेक्ट डेवलप हो रहा है, क्या इफेक्ट डेवलप हुआ उसके चलते, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, यही हुआ कि भाई ऐसे फोर्स लगाएं तो ये इधर की ओर चलना शुरू किया, जब ऐसे लगाएं तो इधर की ओर चलना शुरू किया। तो जब हम फोर्स का ओरिएंटेशन या डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसके चलते जो डेवलप होता है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है,
उसमें भी चेंजेज आ जाता है। तो ऐसे क्वांटिटी को देखिए, हम वेक्टर को ही एक थोड़े नए तरीके से आपको हम बता रहे हैं, वही चीज़ है दूसरे तरह से समझा रहे हैं कि वैसे क्वांटिटी को कि अगर उसके ओरिएंटेशन या डायरेक्शन में चेंज कर दें तो उसके चलते जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसमें भी चेंज आ जाए तो उसको हम वेक्टर कहेंगे। क्लियर बात है। अब स्टूडेंट, अब तक क्या हो रहा था कि जो भी आप पढ़ रहे थे मैथ्स में, जो भी पढ़ रहे थे, किसी भी ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन का जो एरिया निकाल रहे थे, वहाँ पर ऐसा हम कोई सिचुएशन डील नहीं कर रहे थे। एक नॉर्मल तरीके से आपको एक कन्फिग्रेशन दिया होता था, उसका एरिया हम निकालते थे। लेकिन अब एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। सपोज कीजिए, ये इनफैक्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आपके पास एक रिंग है, आपके पास एक रिंग है, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r है, तो आप इसका एरिया कहेंगे बहुत ही आसानी से पाई r स्क्वायर। चलिए ठीक है, ओके। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि कहीं पे मान लिया वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, इस तरह से वाटर का फ्लो हो रहा है, ओके। नाउ अभी अब क्या है कि यहाँ पर हम इस रिंग को इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से वर्टिकली रख देते हैं, इसके फेस टू फेस लाइक दिस, कुछ इस तरह से अभी हम इस रिंग को रख देते हैं। इस रिंग को कुछ हम इस तरह से यहाँ पे रख देते हैं, ये इस तरह से प्लेस किया हुआ है। तो अभी क्या है कि इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इससे फ्लो करेगा, इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब एक दूसरा केस समझिए स्टूडेंट, दूसरा केस कि अभी हम इस रिंग को सर्टेन एंगल पे हम टिल्ट कर देते हैं, इस तरह से इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिए। अभी क्या था कि ये रिंग बिल्कुल इस तरह से वर्टिकली ऐसे रखा हुआ था, अभी इसको ऐसे वर्टिकली को ऐसे थोड़ा सा बेंड कर दिया, थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया, ये पोजीशन है आपका। क्लियर है। तो अभी अब क्या है, बेंड करने के चलते इससे जो वाटर का अमाउंट अब जो फ्लो करेगा वो कम होगा। अभी जब बिल्कुल ये स्ट्रेट था, वर्टिकल था, तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा, इससे होकर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा। लेकिन अब जब इसको आप बेंड कर दिए तो इससे वाटर का जो अमाउंट जो फ्लो कर रहा था वो कम हो गया, और इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अगर रख देंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इस तरह से रख देंगे, तो इस केस में और भी कम हो जाएगा, इससे जो वाटर का अमाउंट फ्लो करेगा। ध्यान दीजिएगा क्या हम कह रहे हैं, और फोर्स वाला एग्जांपल को ध्यान में रखना है। वेक्टर जो अभी जस्ट बताएं, क्या हो रहा है कि तीनों ही केस में, हर केस में इसका एरिया का वैल्यू तो सेम है, दैट इज पाई r स्क्वायर, लेकिन इसका एरिया का ओरिएंटेशन, इसके ओरिएंटेशन को हम चेंज कर रहे हैं, तो इसके चलते जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके थ्रू जो वाटर का अमाउंट जो फ्लो कर रहा है वो चेंज हो जा रहा है, इससे होकर जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो चेंज हो जा रहा है। इसको ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर जो इससे पास कर रहा है वो चेंज हो जा रहा है। मतलब फोर्स वाले एग्जांपल के आधार पर इसको आप समझ सकते हैं बहुत इजीली कि अब एरिया जो है इसको हम इस केस में वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में जब ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं तो इसके चलते जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें चेंजेज आ रहा है। क्लियर है। तो इस तरह के केसेज में जब एरिया के ओरिएंटेशन से उसके चलते जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो डेवलप होता है, उसमें भी चेंजेस आ जाए, हम उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब तक क्या हो रहा था कि सिंपली आपको दिया हुआ था ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन, आप ऐसा कोई सिचुएशन डील नहीं कर रहे थे, आपको याद कीजिए एक सिंपल तरीके से दिया गया कि भाई एक आदमी है, उसका जो खेत है जिसमें वो खेती करता है, उसके खेत की मान लें लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, तो उसका एरिया निकालिए। आप कोई इस तरह का कोई सिचुएशन डील नहीं कर रहे थे, वहाँ पर ओरिएंटेशन से आप कैसे भी आप इसको रखिए, किसी भी तरह से कैलकुलेट कीजिए, एरिया भी वही है और ओरिएंटेशन का किसी भी तरह का कोई इफेक्ट में चेंजेस नहीं आ रहा है ओरिएंटेशन में चेंज करने से, लेकिन यहाँ पर ओरिएंटेशन में चेंज करने से इफेक्ट चेंज आ रहा है। क्लियर बात है। तो इस तरह के केसेज में हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। सेम थिंग इज रिटन हियर, इफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड या डेवलप्ड, अगर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या डेवलप होता है ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑफ ए गिवन ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन आल्सो चेंजेस, अगर जो इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है या डेवलप हो रहा है ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन, अगर वो भी चेंज करता है, देन इन सच केसेस, ध्यान दीजिएगा, तो इसी तरह के सिचुएशन में only in such cases the area of given geometrical configuration can be treated as a vector।
इस तरह के सिचुएशन में हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है, इसका मतलब सर आज तक तो हम लोग को गलत बताया जा रहा था कि एरिया जो है वेक्टर नहीं है, स्केलर है। नहीं, वहाँ आप उस समय भी सही थे, अभी भी सही है। अंतर को समझिएगा। उस समय में आप उस तरह का कुछ सिचुएशन डील नहीं कर रहे थे, उस तरह के सिचुएशन की बात नहीं की जा रही थी। उसके ओरिएंटेशन से, उसके चलते जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, कोई चेंजेस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्लियर है। लेकिन अब ये जो आपको एग्जांपल अभी हम बताए हैं, इससे आप देख सकते हैं कि इसके एरिया के ओरिएंटेशन से इसमें जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ कि इससे कितना क्वांटिटी वाटर का कितना क्वांटिटी फ्लो किया, वो चेंज कर जा रहा है। तो जाहिर सा बात है इस तरह के केसेज में ये एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। नाउ अब जब क्वेश्चन एराइज स्टूडेंट ये होता है कि जब हम इसे एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो चलिए मैग्नीट्यूड तो निकालना बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड तो हम लोग पहले से निकालते चले आ रहे हैं, क्लास 6-7 से मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे। डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो स्टूडेंट कन्वेंशनली हमेशा इसका डायरेक्शन जो है, जो सरफेस होता है, हमेशा उसके हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। इसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ एग्जाम्पल, इन चीज़ों को आप रफली उतार लें, बेहतर रहेगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग एक एक करके देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल 1, सपोज कीजिए कि आपके पास दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज जेड। मान लिया एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ L, ब्रेथ B आपका दिया हुआ है। अब इसका एरिया हम लिखना चाहते हैं, तो कंसेप्ट यही है कि अगर कोई भी प्लेन ओपन सरफेस एरिया है, ओपन है ये, ठीक है ना, तो इसका एरिया का तो मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब ये सरफेस जो है आप समझ सकते हैं अभी XY प्लेन में लाई कर रहा है, सपोज कीजिए इसके एरिया को हम A1 अगर लिखते हैं तो A1 जो वेक्टर हम लिखेंगे, दिस विल बी A1, इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो गया LB, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या लिखना है, इस पर जो परपेंडिकुलर होगा, तो ध्यान दीजिएगा इस पर परपेंडिकुलर अब दो पॉसिबिलिटी है। एक परपेंडिकुलर जो लाइन होगा आउटवर्ड होगा, एक इनवर्ड होगा, तो दोनों सही है, आप दोनों ही लिख सकते हैं ओपन सरफेस के केस में। मतलब या तो आप A1 जो है, A1 वेक्टर को आप LB इंटू इसको जब आउटवर्ड लीजिएगा तो ये प्लस के जेड एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, दिस विल बिकम प्लस के, मतलब LB के वेक्टर लिखिए, या फिर A1 वेक्टर को आप लिख सकते हैं LB माइनस के, इनवर्ड लिखिएगा तो इसके जस्ट अंदर में माइनस के वेक्टर। ये दोनों ही सही है, ठीक है, एग्जैक्टली। उसी तरह सपोज कीजिए कि अगर यही सरफेस जो है, ये सरफेस सेम यही रेक्टेंगल L और B अगर मान लिया इस पोजीशन में, इस केस में अगर इसके हम एरिया को A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो A2 क्या हम लिखेंगे, ऑब्वियस है, आगे मैग्नीट्यूड इसका वही रह गया LB। ध्यान दीजिएगा अब ये जो है ये YZ प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब इस तरह से लाई कर रहा है, तो इस तरह से लाई कर रहा है, तो इस पर परपेंडिकुलर एक इस तरह से, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में तो होगा तो प्लस I, इस डायरेक्शन में तो माइनस I, इधर प्लस I इधर माइनस I। तो A2 को आप लिख सकते हैं LB प्लस I वेक्टर, मतलब LB I वेक्टर, और लिख सकते हैं ये A2 एरिया वेक्टर हो गया, LB माइनस I वेक्टर, मतलब माइनस LB I वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसको आप खुद से आप करके देखेंगे। जब XZ प्लेन में होगा, तो दो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, तो प्लस J माइनस J, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल सपोज कीजिए, एग्जांपल नंबर 2। मान लिया आपको इस तरह से एक रिंग दिया हुआ है, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, लाइक दिस, इस तरह का पोजीशन में है। इसका रेडियस कैपिटल R है, और इसका एरिया, तो इसका एरिया जो होगा, मान लिया एरिया A है, इसका एरिया जो आप लिखेंगे स्टूडेंट, मान लिया A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरिया वेक्टर A वेक्टर जो लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर, ध्यान दीजिए अब इस पर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इधर, ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हो सकता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस लीजिएगा तो प्लस जे, मतलब प्लस जे मतलब पाई आर स्क्वायर जे कैप, या और ए वेक्टर आप लिखिए पाई आर स्क्वायर माइनस जे, मतलब माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप, दोनों ही सही है, कोई भी लिखिए, कोई भी लिखिए। सेम थिंग इज रिटन है फॉर प्लेन ओपन सरफेस एनी ऑफ द टू नॉर्मल्स टू द सरफेस कैन बी टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। दो जो पॉसिबल जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं ओपन सरफेस के लिए। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लोज्ड सरफेस में किस तरह से हम लोग करते हैं स्टूडेंट। क्लोज्ड सरफेस में ये जहां पर 2 था, क्लोज्ड सरफेस में स्टूडेंट एग्जाम्पल 3, क्लोज्ड सरफेस के लिए कंसेप्ट ये है कि क्लोज्ड सरफेस में हमेशा नॉर्मल तो हमेशा आपको लेना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा लेना है, क्लोज्ड के केस में हमेशा आउटवर्ड वाला लेंगे। ऑब्वियस है क्लोज्ड है तो एक अंदर की तरफ होगा नॉर्मल, एक बाहर की तरफ, तो हमेशा बाहर वाला लेंगे। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए क्यूब बना लेते हैं, दिस इज अ क्यूब। क्यूब मतलब इसका सारा साइड का लेंथ आप समझ रहे हैं बराबर होगा लाइक दिस। चलिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इसको नाम दे देते हैं, दिस इज ए बी सी डी। आप समझ रहे हैं ए बी सी डी, ये सबसे नीचे वाला सरफेस हो गया, सबसे नीचे वाला सरफेस हो गया, ठीक है। दिस इज ई एफ जी एच, और ई एफ जी एच जो हो गया इसका सबसे टॉप का सरफेस हो गया, टॉप का सरफेस हो गया। ये ए ई एफ डी, ये इस साइड का सरफेस हो गया ए ई एफ डी, और बी सी जी एच समझ रहे हैं इस साइड का सरफेस हो गया, एक पीछे का ए बी एच ई और एक आगे का एफ जी सी डी आगे का सरफेस हो गया। क्लियर है? चलिए अब मान लिया हमको लिखना है एरिया, शॉर्ट में लिखना है एरिया ऑफ किसका, मान लिया अगर हम लिखते हैं, देखिए एफ जी सी डी, एफ जी सी डी, एरिया ऑफ एफ जी सी डी मान लेते हैं, ये क्यूब मान रहे हैं तो हर साइड का लेंथ स्मॉल ए मान लेते हैं, तो सब साइड का लेंथ स्मॉल ए होगा, मतलब हर ये जो आपका बन रहा है ये सारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो एफ जी सी डी, एफ जी सी डी, एफ जी सी डी, एफ जी सी डी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस सरफेस का एरिया स्क्वायर होगा तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर, और इस पर नॉर्मल जो होगा ये इस तरफ, ये बिल्कुल आगे का सरफेस है, ये क्यूब का सबसे आगे का ये सरफेस है, तो आगे की तरफ इस तरफ, तो इस तरफ तो के प्लस के हो जाएगा एक्स, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, तो ये हम लिखेंगे प्लस के, मतलब ए स्क्वायर के कैप, एरिया ऑफ एफ जी सी टी को लिखेंगे एफ जी सी टी। अब मान लिया कोई एक मान ले लेते हैं, चलिए ई एफ या ए ई एफ डी, ए ई एफ डी को अब लेते हैं ए ई एफ डी। चलिए एरिया ऑफ ए ई एफ डी, ए ई एफ डी, ए ई एफ डी समझ रहे हैं, इस साइड वाला ये सरफेस ले रहे हैं, तो देखिए इसका एरिया मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा ए स्क्वायर, चूंकि सब स्क्वायर है, साइड लेंथ ए है, और इसका आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये सबसे इधर वाला सरफेस है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब क्या माइनस आई, दिस इज माइनस आई मीन्स माइनस ए स्क्वायर आई कैप। क्लियर है? चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं, मान लिया आपको एरिया ऑफ इसका जो बेस एरिया ये देखते हैं ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी उसी तरह ए स्क्वायर, और इस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेना है, एक तो हो गया अंदर की ओर हो गया क्यूब के अंदर, एक हो गया क्यूब के बाहर, तो बाहर वाला लेना है, बाहर वाला ये क्या होगा नीचे की ओर आएगा, मतलब माइनस जे माइनस ए स्क्वायर जे का। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ एक लास्ट और चलिए हम लोग देख लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी एच ई, एरिया ऑफ ए बी एच ई, दिस बिकम्स ए स्क्वायर ए बी एच ई, पीछे की ओर तो माइनस के, दिस बिकम्स माइनस ए स्क्वायर के कैप। क्लियर स्टूडेंट? कोई कंफ्यूजन?
नहीं। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज की क्लास का हम लोग, एग्जांपल 3। एग्जांपल 4 मान लिया, एक ही आपका मान लिया सिलेंडर आपको दिया हुआ है, सिलेंडर लाइक ये सिलेंडर आपको एक दिया हुआ है। अब इस सिलेंडर के लिए इसका 3 पोर्शन है, आप एक समझ सकते हैं। एक नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये इसका बेस हो गया, ठीक है, एक टॉप मोस्ट ये लेयर हो गया, और एक आपका ये कर्व सरफेस हो गया चारों तरफ का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चारों तरफ का कर्व सरफेस। देखिए अब यहाँ का एरिया अगर लिखना है, मान लिया अगर ये आर रेडियस का है, यहाँ भी आर रेडियस, यहाँ भी आर रेडियस है, ठीक है, तो इसका एरिया अगर लिखेंगे तो आप इसका सिंपल, अब सबका मैग्नीट्यूड तो आप समझ रहे हैं, सिंपल तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कहीं भी जैसा ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो उस तरह से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इस प्लेन के लिए इसका जो डायरेक्शन हम देंगे दिस विल दिस। अब ये एक सिलेंडर के अंदर भी परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन, तो अंदर वाला नहीं लेना है, बाहर वाला लेना है। ये डायरेक्शन इस सरफेस के लिए लेंगे तो ये डायरेक्शन लेंगे। मैग्नीट्यूड तो अपना जैसे निकालना है फॉर्मूला के हिसाब से, पाई आर स्क्वायर या जो भी है, ठीक है। इसका अब ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, तो किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए इस पॉइंट पे तो आउटवर्ड की तरफ, आउटवर्ड की तरफ, ये क्लियर बात है। किसी भी पॉइंट पे मतलब कर्व्ड सरफेस पे सब जगह परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड। उसी तरह मान लिया एग्जांपल 5, मान लिया एक आपका स्फीयर है, तो स्फीयर में अगर डायरेक्शन पूछा जाएगा एरिया वेक्टर का, तो आप कोई भी ये छोटा छोटा मान लिया इस तरह से एरिया लीजिए, आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड। एक अंदर की ओर भी होगा नॉर्मल, जो कि अंदर की ओर नहीं लेना है, बाहर की ओर लेना है फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस, सारे क्लोज्ड सरफेस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इस तरह से नॉर्मल टू द सरफेस हम लोग लेते हैं। क्लियर क्वेश्चन, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्लास था, आप समझ रहे हैं। इन सारे कंसेप्ट्स का यूज होगा आगे फाइनली गॉसेस लॉ को समझने में। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।